द आई ऑफ डार्कनेस या मौत की दस्तक पार्ट 12। उसने गाड़ी ऐसे बेधड़क अंदाज में गैराज में घुसा दी जैसे इसका अपना घर हो। उसने इंजन बंद किया, तेज़ी से गाड़ी से निकला और गैराज के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। तब उसे एहसास हुआ कि यह किसी खुदकार निज़ाम के साथ मुंसलिक है। इसके अकब में से टीना ने कहा, पीछे हट जाओ। उसने गाड़ी से बाहर निकलकर दीवार पर लगा कंट्रोल बटन ढूंढ लिया था। एलिट ने रास्ते पर निगाह डाली, वैन नज़र नहीं आ रही थी। दरवाज़ा घिड़घिड़ाता हुआ नीचे आया और वो इसकी ओट में छुपकर दुनिया की निगाहों से ओझल हो गए। एलिट के नज़दीक आ गया, यानी एलिट इसके नज़दीक आ गया। बाल बाल बचे। टीना ने इसका हाथ पकड़कर दबाया। इसका हाथ ठंडा पड़ा हुआ था लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। आखिर ये लोग हैं कौन? उसने पूछा। मेरी हिराल्ड कीनी बुक से मुलाकात हुई, यानी मेरी हिराल्ड कीनी से मुलाकात हुई। वही जज जिसका मैंने तस्करा किया था, वो इसी वक्त गैराज का घर के अंदर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बगैर किसी आहट के खुल गया। पतलून और सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस एक देव कामत शख्स ने गैराज की लाइट जलाई और मुतजस्सिस निगाहों से इन्हें देखा। इसके पुरगोश्त बाजू कतन में तकरीबन एलिट की डांड के बराबर थे। इसकी गर्दन इतनी मोटी थी कि इसका साइज़ का कॉलर ढूंढना कारेदार रहा होगा, यानी कि ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अपनी उबली हुई तोंद के बावजूद वो एक ख़तरनाक हरीफ मालूम होता था। पहले विनिस और अब ये। लगता था आज का दिन देवियों या देवों के नाम रहेगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। इसकी आवाज़ इसकी जिसामत के एतबार से हैरानकुन हद तक हल्की और नरम थी। एलिट को लगा ये शख्स अभी वो बटन दबा देगा जिसे चंद लम्हा पहले टीना ने दबाकर गैराज का दरवाज़ा बंद किया था। दरवाज़ा खुल जाएगा और इनकी मौजूदगी पूरी दुनिया पर अयां हो जाएगी। वक्त हासिल करने की कोशिश में इसने कहा, ओह हाय, मेरा नाम एलिट है, ये मेरी दोस्त टीना है। टॉम, पहलवान ने कहा। टॉम पोम्बली। ऐसा लगता था कि अपने गैराज में इन्हें देखकर टॉम पोलम्बी को किसी तरह की तशवीश लाहक नहीं हुई। वो महज उलझन का शिकार नज़र आता था। इस हुजम का शख्स किसी को देखकर आसानी से परेशान होता भी नहीं होगा। गाड़ी अच्छी है, टॉम ने वाज़े तौर पर तासुर या मुतासिर होते हुए कहा। एलिट की हंसी छूटते छूटते रह गई। अच्छी गाड़ी? वो इजाज़त के बगैर इस शख्स के गैराज पर काबिज हो गया था और वो कह रहा था गाड़ी अच्छी है। नहायत उम्दा गाड़ी है, टॉम ने इस बात में सर हिलाते और होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। वो अभी तक मर्सिडीज़ का जायज़ा ले रहा था। वाज़े था कि टॉम के जहन में ये बात नहीं आई थी कि इसकी गाड़ी अच्छी गाड़ी में कोई मुजरिम भी इसके घर में दाखिल हो सकता है। इसके नज़दीक अच्छी गाड़ी चलाने वाला हर शख्स कोई शरीफ आदमी ही हो सकता होगा। एलिट ने सोचा कि अगर वो किसी खस्ता हाल गाड़ी में इस गैराज में घुसे होते तो टॉम का रद्द-ए-अमल क्या होता। गाड़ी से नज़र हटाते हुए टॉम ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक इसकी आवाज़ में न शक था और न किसी तरह की सख्ती। हमारा इंतज़ार किया जा रहा है। क्या? मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा था। हम यहाँ कुश्ती के बारे में बात करने आए हैं। एलिट ने कुछ सोचे समझे बगैर कहा। टॉम को गैराज का दरवाज़ा खोलने से रोकने के लिए वो कुछ भी कहने को तैयार था। टॉम ने पलकें झपकाईं। कौन सी कुश्ती? 20 फीटर। मेरे पास कोई 20 फीटर नहीं है जिसमें एवन रोड मोटर लगी हुई है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लगता है हमसे गलती हो गई। मेरे ख्याल में तुम लोग गलत घर में आ गए हो। टॉम ने एक कदम आगे होकर इस बटन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा जो गैराज का दरवाज़ा खोल देता। टीना ने कहा, मिस्टर पोलम्बी ज़रा रुको, वाकई कोई गलती हुई है, हम बिल्कुल दुरुस्त पते पर आए हैं। टॉम का हाथ रुक गया। टीना ने बात जारी रखते हुए कहा, बस तो तुम वो नहीं हो जिससे हमारी मुलाकात होना थी। शायद वो तुम्हें कुश्ती के बारे में बताना भूल गया हो। एलिट इसे इस खूबी से कहानी बनाते देखकर हैरान रह गया। तुम्हारी मुलाकात किससे होना थी? टॉम ने भवें सुकेरते हुए पूछा।
टीना ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किए बगैर कहा। सिविल फिटर्स पैट्रिक। यहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं, मगर इसने हमें यही पता दिया था। उसने कहा था कि गैराज का दरवाज़ा खुला होगा, हम सीधे अंदर आ जाएं। एलिट का दिल चाहा उसे गले लगा ले। हाँ, सिविल ने कहा था हम सीधे अंदर आ जाएं, ड्राइवे में गाड़ी खड़ी ना करें ताकि जब वो कुश्ती या कश्ती लेकर आए तो इसे खड़ा करने की जगह मैसर हो। टॉम ने सर खुजाया, फिर अपना कान खींचा। फिटर्स पैट्रिक, हाँ, मैंने कभी ये नाम नहीं सुना, टॉम ने कहा। वो यहाँ कश्ती ला किसके लिए रहा है? हम कश्ती इससे ख़रीद रहे हैं, टीना ने कहा। टॉम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मेरा मतलब है यहाँ क्यों? एलिट ने कहा। हमें जो बात समझ आई इसके मुताबिक ये इसका घर है। मगर ये इसका घर नहीं है, टॉम ने कहा। यहाँ मैं रहता हूँ, मैं, मेरी बीवी और हमारी बेटी। अभी वो दोनों घर से बाहर गए हैं और यहाँ कभी फिटर्स पैट्रिक नाम का कोई शख्स रिहाइश पजीर नहीं रहा। तो फिर इसने हमें ये पता क्यों दिया? टीना ने माथे पर बल डालकर पूछा। मोहतरमा, टॉम ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। तुम लोगों ने कश्ती की कीमत पेशगी तो नहीं दी? वो शायद बयाने में ही कुछ दे दिया हो, टॉम ने दरियाफ्त किया। हमने इसे बयाने की मद में $2000 दिए थे, एलिट ने कहा। टीना ने कहा, बयाना काबिल वापसी था। हाँ, जब तक हम कश्ती को देखकर अपना इत्मीनान ना कर लें तब तक इसे रोके रखने के लिए, एलिट ने कहा। टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल में बयाना इतना काबिल वापसी नहीं होगा जितना तुम लोगों ने समझा था। हैरत की अदाकारी करते हुए टीना ने कहा, तुम्हारा मतलब है फिटर्स पैट्रिक ने हमें धोखा दिया? टॉम को ये यकीनन जानकर बहुत खुशी हुई थी कि मर्सिडीज़ की सवारी करने वाले भी इतने अक्लमंद नहीं थे या होते। अगर तुमने इसे बयाना दिया और इसने तुम्हें ये पता दिया और दावा किया कि वो यहाँ रहता है, तो फिर इसका इम्कान बहुत कम है कि सिविल फिटर्स पैट्रिक इस कश्ती का भी मालिक होगा। लानत हो, एलिट ने कहा। हमें ठग लिया गया, टीना ने सदमे की अदाकारी करते और मज़ीद वक्त हासिल करते हुए कहा। टॉम अब खुलकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अगर चाहो तो इस बात को इस तरह से देख सकते हो, या फिर यह भी सोच सकते हो कि इस फिटर्स पैट्रिक ने तुम्हें एक अहम सबक सिखाया। ठगी? टीना ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। इतने ही यकीनी तौर पर जितना कि कल सुबह सूरज का तुलू होना यकीनी है, टॉम ने कहा। टीना एलिट की तरफ मोड़ी। तुम्हारा क्या ख्याल है? एलिट ने गिराज के दरवाजे पर निगाह डाली, फिर अपनी गाड़ी को देखा। उसने कहा, मेरा ख्याल है अब रुखसत हो जाने में कोई ख़तरा नहीं। ख़तरा? टॉम ने कहा। टीना ने आगे बढ़कर गिराज का दरवाज़ा उठाने वाला बटन दबाया, अपने चकराए हुए मेज़बान की तरफ एक मुस्कुराहट उछाली और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एलिट ड्राइविंग सीट की तरफ वाला दरवाज़ा खोल रहा था। टॉम ने एलिट से टीना और फिर एलिट की तरफ देखा। वो उलझा हुआ था। ख़तरा? एलिट ने कहा। उम्मीद है ऐसी कोई बात नहीं होगी टॉम, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। वो गाड़ी में बैठा और रिवर्स गियर में से बाहर ले गया। इस आरजी पनाहगाह से बाहर निकलते ही जो थोड़ी बहुत हंसी टॉम कोलंबो की गलत फहमी की वजह से आ रही थी, वो हवा हो गई। एलिट को ऐसी कशीदगी की आदत नहीं थी। जिस्मानी तौर पर वो अब भी सख्त जान था, लेकिन जहनी और जज्बाती तौर पर पहले के मुकाबले में नरम पड़ चुका था। मिलिट्री इंटेलिजेंस के दौर को बहुत वक्त गुजर चुका था। इस वक्त जवानी का जोश और कुव्वत थी और मौत का वैसा खौफ नहीं था जैसा कि अब था। इन दोनों में शिकारी बनना आसान था। इस वक्त शिकार का पीछा करने में लुत्फ आता था, बल्कि खुद शिकार बनकर शिकारियों से बचने में भी एक तरह का मज़ा था, क्योंकि इस तरह उसे अपना लोहा मनवाने का मौका मिलता था। अब बहुत कुछ तब्दील हो चुका था। वो ढीला पड़ चुका था। वो एक कामयाब तहजीब याफ्ता वकील था, अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। उसे कभी गुमान भी नहीं गुजरा था कि इसे दोबारा ये खेल खेलना पड़ेगा। लेकिन आज एक बार फिर वो शिकार था और सोच रहा था कि वह कब तक शिकारियों को जल देने में कामयाब हो सकेगा। सड़क पर उतरते वक्त टीना ने दोनों तरफ में निगाह डाली और ऐलान किया, कोई काली वैन नज़र नहीं आ रही, अब तक तो नहीं। शुमाल के जाने फासले पर धुएं का एक बदसूरत मरगुला फिजा में बुलंद हो रहा था। ये इस आग का धुआं था जिसने टीना के घर को खाकस्तर कर दिया था। दुश्मनों के नमूदार होने का धरका हर दम मौजूद था, लेकिन होते होते वो बड़ी सड़क पर पहुंचकर और कोई ताक़ुब में नज़र ना आया तो इनके तने हुए असाब ढीले पड़ने लगे।
अब किधर जाना है? टीना ने सवाल किया। कुछ दूर तक यूं ही चलते हैं और बात करते हैं। बहुत सी बातें करने को हैं, बहुत से मंसूबे बनाने हैं। कैसे मंसूबे? यही कि जान कैसे बचाई जाए। ड्राइविंग के दौरान एलिट ने टीना को अपने घर पेश आने वाले वाक़ये के बारे में तफसील से बताया। सब सुनकर टीना ने कहा, मेरे ख्याल में हमें तुम्हारे घर वापस चलना चाहिए। अगर ये वीनस नाम का आदमी अब भी वहीं है तो हमें इसकी दवाइयाँ इसी पर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर इसे ये नहीं भी पता कि इसकी तंजीम को कब्र कुशाई में कोई दिलचस्पी है तो कम से कम ये तो पता होगा कि इसके बड़े कौन हैं। नाम पता चल जाएंगे और भी बहुत कुछ मालूम हो सकता है। दोनों ट्रैफिक के एक सुर्ख इशारे पर रुक गए। एलिट ने टीना का हाथ अपने हाथों में ले लिया। इसके लम्स के सांसने से अपने जिस्म में एक तवानाई दौड़ती हुई महसूस हुई। वीनस से तफ्तीश करके मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। गालिबन अब वो मेरे घर में मौजूद नहीं होगा। होश में आने के बाद इसने सबसे पहला काम भागने का ही किया होगा, और अगर होश में ना आया हो तो भी इसके साथी से ले गए होंगे। इसके अलावा अगर हम वहाँ वापस गए तो यूँ समझो मगरमच्छ के मुंह में पाँव दे दिया। पक्की बात है मेरे घर की निगरानी हो रही होगी। इशारा सुर्ख से सब्ज हो गया और एलिट ने ना चाहते हुए भी इसका हाथ छोड़ दिया। सिर्फ एक ही तरीके से ये लोग हमें पकड़ सकते हैं, उसने कहा, और वो ये कि हम खुद अपने आप को इनकी तहवील में दे दें। ये जो कोई भी हो, हर वक्त हर जगह की निगरानी नहीं कर सकते। ज़रूरत पड़ी तो हम एक तवील अरसे तक इनकी निगाहों से ओझल रह सकते हैं। अगर वो हम तक पहुंच नहीं पाएंगे तो हमें मार भी नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद टीना ने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि ये मामला हम पुलिस के पास नहीं ले जा सकते। हाँ, क्यों नहीं ले जा सकते? मुमकिन है पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हों। कम से कम इस हद तक कि वीनस के बड़े इन पर दबाव डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारा वास्ता एक सरकारी अदारे से है और सरकारी अदारे एक दूसरे के साथ ताउन किया करते हैं। खासी वहम प्रस्ताना बात मालूम होती है। हर जगह अपना बंदा रखा जाता है। अगर एक जज इनके साथ हो सकता है तो फिर चंद पुलिस वाले भी हो सकते हैं। लेकिन तुमने मुझे बताया था कि तुम केनी बुक की इज्जत करते हो। तुमने कहा था कि वो एक अच्छा जज है। ये तो दुरुस्त है। उसे कानून पर अबूर हासिल है। वो इंसाफ से काम लेता है। उसने इन कातिलों के साथ ताउन क्यों किया? इसने अपने ओहदे की हल्फ की खिलाफ वर्जी क्यों की? जो एक बार एजेंट बन जाता है हमेशा एजेंट ही रहता है, एलिट ने कहा। इस काम में यही कहा जाता है। मैं इस पर यकीन नहीं रखता, लेकिन बहुत से लोग रखते हैं। बाज़ लोग अदारे के अलावा किसी और के वफादार हो ही नहीं सकते। केनी बुक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस अदारों में कई ओहदों पर फाइज रहा। 30 साल तक वो इस दुनिया में बहुत गहराई तक उतर कर काम करता रहा। 10 साल पहले रिटायर होने के बाद भी इसकी उम्र निस्बतन कम थी, यानी 53 साल, और वक्त गुजारने के लिए इसे किसी और मसरूफियात की ज़रूरत थी। कानून की डिग्री इसके पास मौजूद थी, मगर वकालत के पेशे के रोज़मर्रा के झंझट पालना इसे पसंद नहीं था। इसलिए इसने अदालत के एक मुंतखब ओहदे के इलेक्शन में हिस्सा लिया और जीत गया। मेरे ख्याल में वो अपने काम को संजीदगी से लेता है। इसके बावजूद जज के ओहदे से कहीं ज़्यादा अरसा इसने एक इंटेलिजेंस एजेंट के तौर पर गुजारा है, और मेरे ख्याल में वो अभी तक खुद को इसी दुनिया का हिस्सा समझता है। या शायद ये भी हो सकता है कि वो रिटायर हुआ ही ना हो सकता है वो अब भी किसी इंटेलिजेंस अदारे का हिस्सा हो, और मुमकिन है कि इसके रिटायर होने और लास वेगास में जज बन जाने के पूरे ड्रामे का मकसद ही ये हो कि इसके अदारे को इस शहर में एक दोस्त जज मैसर हो। क्या ऐसा हो सकता है? मेरा मतलब है, इनको ये कैसे पता था कि ये इलेक्शन जीत ही जाएगा? हो सकता है कुछ धांधली हुई हो। क्या तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो? याद है 10 साल पहले टेक्सास के इंतखाबी अदारे के एक ओहदेदार ने इंकशाफ किया था कि लंदन जॉनसन का इंकशाफ किया था कि लंदन जॉनसन का पहला मकामी इलेक्शन धांधली ज़दा था। उस शख्स का कहना था कि वो इतने सालों बाद महज अपने ज़मीर की खलिश से निजात हासिल करने के लिए ये सारी बातें कर रहा है। किसी तरह से इस बात पर हैरत का इजहार नहीं किया गया। वक्तन फ़वक्तन ऐसा होता है। और केनी बुक ने जो इलेक्शन जीता था वो तो बहुत छोटी सतह का था। इसमें धांधली करना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, वो भी इस वक्त जब सरकारी पैसा और इख्तियार आपकी पुश्त पर हो। लेकिन वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या दीगर बड़े शहरों को छोड़कर वेगास में ही केनी बुक को क्यों जज बनवाया गया?
वेगास बहुत अहम शहर है, एलिट ने कहा। काले पैसे को सफ़ेद करना हो तो इसके लिए वेगास दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। जेली पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई ऐसी और दस्तावेज़ात बनवानी हो तो दुनिया की बेहतरीन जालसाज यहाँ दस्तयाब है। अगर किराए के कातिल चाहिए हों, गैर कानूनी हथियारों से बड़े ट्रक चाहिए हों, दूर दराज के किसी मुल्क में कार्रवाई कराने के लिए गोरीले चाहिए हों, यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। न्यूआदा में रियासती कवानीन की तादाद अमेरिका की दीगर तमाम रियासतों के मुकाबले में सबसे कम है। यहाँ टैक्सों की शरह कम है। रियासत की तरफ से इनकम टैक्स लगाया ही जाता है। बैंकों और ज़मीन जायदाद का काम करने वालों बल्कि कैसीनो मालिकान के अलावा बाकी सब के लिए यहाँ कवायद ज़वाबित ख़ासे नरम है, जिसकी वजह से सबको काम करने में आसानी मिलती है। लेकिन इन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जो काला पैसा खर्च करना या सरकारी या सरमायाकारी में लगाना चाहते हैं। अमेरिका की तमाम रियासतों के मुकाबले में यहाँ शख्सी आज़ादी सबसे ज़्यादा है, जो कि मेरे नज़दीक एक अच्छी बात है। मगर जहाँ शख्सी आज़ादी ज़्यादा होती है वहाँ एक तबका ऐसा भी होता है जो कानून की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अमेरिका के किसी भी इंटेलिजेंस अदारे के लिए वेगास के एक अहम फील्ड ऑफिस की हैसियत रखता है। इसका मतलब हर जगह वाकई इनका कोई बंदा मौजूद है। इस तरह से ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर वेगास की पुलिस पर केनी बुक के काम का असर रसूख बहुत ज़्यादा हो तो भी क्या पुलिस वाले हमें कत्ल होने देंगे? क्या वो इस हद तक जा सकते हैं? ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि वो हमें कत्ल होने से महफूज नहीं रख सकेंगे। किस सरकारी अदारे के पास इतना इख्तियार होता है कि कानून को यूं चकमा दे सके? किस सरकारी अदारे के पास इतना इख्तियार होता है कि अपनी राह में आने वाले मासूम शहरियों को मौत के घाट उतार सके? मैं अभी तक यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात की मुझे बहुत फिक्र है। एक और सुर्ख इशारे पर वो रुक गए। तो तुम क्या कह रहे हो? टीना ने दरियाफ्त किया। हमें इस मसले से खुद ही निपटना होगा। फिलवक्त तो ऐसा ही है, मगर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं। दो आम इंसान एक पूरे अदारे के ख़िलाफ़। एलिट ने अकब नुमा आईने पर नज़र डाली। कोई इनके पीछे नहीं था, मगर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपने अकब को चेक कर लेता था। इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं, उसने फिर कहा। हमें सिर्फ इतना वक्त चाहिए कि इस बारे में सोच सके और मनसूबाबंदी कर सके। हो सकता है कोई मददगार मिल जाए। मसलन कौन? इशारा सब्ज़ हो गया। मिसाल के तौर पर सहाफ़ी। एलिट ने गाड़ी आगे बढ़ाते और अकब नुमा चेक करते हुए कहा, हमारे पास सबूत है कि कोई गैर मामूली बात हो रही है। ये साइलेंसर वाला पिस्तौल जो मैंने वीनस से छीना, तुम्हारे घर की तबाही। मुझे यकीन है इतनी मालूमात की बिना पर कोई ना कोई रिपोर्टर ज़रूर ये खबर बना लेगा कि कैसे बेनाम बेचेहरे लोग हमें डेनी की कब्र खुलवाने से रोकना चाहते हैं। ये कि सियरा में होने वाले हादसे में कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर लोगों की तरफ से सब लड़कों की कब्र कुशाई के लिए दबाव पड़ने लगेगा। नए पोस्टमार्टम और नई तफ्तीश कराने का तकाजा किया जाने लगेगा। गिनी बुक के बड़े चाहते हैं कि सरकारी बयानिए के हवाले से कोई शक व शुबा पैदा होने से पहले ही हमें रोक दिया जाए। लेकिन एक बार शुबा पैदा हो गया, एक बार दूसरे बच्चों के वालिदैन और तमाम शहरी तफ्तीश का मुतालबा करने लगे तो फिर हमें ख़त्म करके इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी मायूस होने की ज़रूरत नहीं टीना, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। टीना ने एक गहरी सांस ली। मैं हार नहीं मान रही। अच्छी बात है। जब तक ये पता न चल जाए कि डैनी के साथ दर हकीकत क्या हुआ था, मैं रुकने का नाम नहीं लूँगी। ये और ज़्यादा अच्छी बात है। अब तुम पुराने वाली क्रिस्टीना इवेंस मालूम हो रही हो। शाम की सुर्खी रात में तब्दील हो रही थी। एलिट ने हेडलाइट्स रोशन कर दी। टीना ने कहा, बात सिर्फ इतनी है, पिछले 1 साल से मैं इस हकीकत को कबूल करने की कोशिश कर रही हूँ कि डेनी एक बेवजह बेतुके हादसे का शिकार हो गया। और अब जबकि कबूलियत के कुछ अमकान पैदा होने लगे तो ये बात सामने आ गई कि शायद इसकी मौत हादसाती नहीं थी। अचानक हर चीज़ एक बार फिर हवा में मुअल्लिक हो गई है। हर चीज़ ज़मीन पर आ जाएगी। वाकई? हाँ, हम इस मामले की तह तक पहुँचेंगे। एलिट ने एक बार फिर अकब नुमा का जायज़ा लिया। इसे एहसास हुआ कि टीना की निगाहें इस पर जमी हुई हैं। तो इधर बार टीना ने कहा, एक बात बताओ,
क्या? मुझे लगता है एक तरह से तुम इस सूरत हाल से महजूज हो रहे हो। कैसी सूरत हाल? ये ताक़ुब। ऐसी कोई बात नहीं। अपने से ड्योरे आदमी से पिस्तौलें छीन कर मैं बिल्कुल महजूज नहीं होता। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है। मेरी बात का मतलब ये नहीं था। और मुझे इस बात से भी कोई लुत्फ़ हासिल नहीं हुआ कि मेरी खामोशी पुरसुकून ज़िंदगी का यूं ताओबाला कर दिया गया। शिकारी कुत्तों के आगे लगकर भागने की बजाय मुझे एक सीधी सादी बोरिंग सी ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा पसंद है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अगर तुम्हारे इख्तियार में होता तो तुम क्या फ़ैसला करते, लेकिन अब जबकि ये कम हो गया है, जबकि ये सूरत हाल तुम पर मुसल्लत कर दी गई है, तो ऐसा नहीं हुआ कि तुम ढह गए हो। तुम्हारे वजूद का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा ज़रूर है जो इस चैलेंज से नबरदज़मा होने में लुत्फ़ महसूस कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। एक हैवानी चौकन्नापन, एक नई तरह की तवानाई जो आज सुबह मैंने तुम्हारी ज़ात में महसूस नहीं की थी। सुबह के मुकाबले में मुझ में सिर्फ इतना फ़र्क आया कि सुबह मैं खौफज़दा नहीं था और इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। खौफज़दा होना इसका एक हिस्सा है, टीना ने कहा। खतरे से तुम्हारे दिल की किसी तार को छेड़ दिया है। एलिट मुस्कुराया। जासूसी की दुनिया में वो पुराने रोज़ो शब। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फितरी तौर पर एक्शन का आदमी नहीं हूँ। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। सुबह भी वही था, अब भी वही हूँ। बहरकैफ, टीना ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। मुझे दूसरी तरह का साथ ज़्यादा पसंद है। एलिट ने से आंख मारी। तुम्हारी सोच हमेशा ऐसी ही गंदी होती है? नहीं, इसके लिए मुझे शौरी कोशिश करना पड़ती है। तूफान के ऐन दरमियान चुटकुलेबाजी हंसी दुखी दिलों का मरहम है। मायूसी के खिलाफ बेहतरीन हथियार है और ज़ुर्दगी का वाहिद इलाज है। ये किसका कौल है? टीना ने दरियाफ्त किया। शेक्सपियर का। मेरे ख्याल में ग्राउचो मार्क्स का। टीना ने आगे झुककर अपने कदमों के दरमियान पड़ी हुई कोई चीज़ उठाई। इसके अलावा एक लानती चीज़ ये भी है। क्या उठाया तुमने? ये मैं अपने घर से लाई हूँ, टीना ने कहा। घर से निकल भागने की जल्दी में एलिट ने नोटिस नहीं किया था कि टीना ने कुछ उठाया हुआ है। इसने जल्दी से देखने की कोशिश की, मगर रोशनी खातिर ख्वाह ना होने की वजह से वो कामयाब ना हो सका। है क्या? ये डरावनी कहानियों का एक कॉमिक मैगजीन है, टीना ने कहा। डैनी के कमरे की सफाई के दौरान मुझे मिला। बहुत से दीगर मैगजीनों के साथ एक कार्टन में बंद था। तो तुम्हें वो ख्वाब याद है जिनके बारे में मैंने बताया था? बिल्कुल याद है। मेरे ख्वाबों में आने वाला आफरियत इस मैगजीन के सबक पर मौजूद है। बिल्कुल वही, हूबहू। तो फिर तुमने मैगजीन को पहले देखा होगा और फिर? नहीं, मैंने भी खुद को यही बताने की कोशिश की थी, मगर आज से पहले मैंने ये मैगजीन कभी नहीं देखा। मुझे इसका पूरा यकीन है। मैंने डैनी के ज़ख़ीरे का तफसीली जायज़ा लिया। वो जब भी न्यू स्टडी से घर आता था तो मैं कभी नहीं देखती थी कि वो क्या ख़रीद कर लाया है। आई रिपीट, वो जब भी न्यूज़ स्टैंड्स यानी न्यूज़ पेपर की दुकानों से जब भी कोई मैगज़ीन ख़रीद कर लाता था तो मैं नहीं देखती थी कि वो क्या ख़रीद कर लाया। मैंने कभी इसकी जासूसी नहीं की। शायद। बात सुनो, टीना ने कहा। सबसे भयानक हिस्से के बारे में अभी मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। जो वो शहर के मरकज़ी हिस्से से दूर हो रहे थे, ट्रैफिक में कमी आती जा रही थी। नीम तरीक आसमान के साए तले पहाड़ों के मोहिब साए मंडला रहे थे। टीना ने उसे कहानी के बारे में बताया, लड़का जो जिंदा था। इस कहानी और डैनी की कब्र कुशाई के हवाले से इनकी कोशिशों के दरमियान मुमासलतों ने एलिट के जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ा दी। अब, टीना ने कहा, बिल्कुल वैसे जैसे कहानी में मौत ने वालिदैन को रोकने की कोशिश की थी, कोई मुझे मेरे बेटे की कब्र खुलवाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। वो शहर से खासे दूर आ चुके थे। एक भूखा अंधेरा सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ था। माउंट चार्ल्सटन की तरफ बढ़ती हुई ज़मीन चढ़ाई में तब्दील होने लगी, जो कि यहाँ से सिर्फ 1 घंटे से भी कम की मुसाफत पर था। पाइन के जंगलात पर बर्फ़ की चादर पड़ी हुई थी। एलिट ने गाड़ी घुमाई और वापस शहर की रोशनियों की तरफ जाने लगा।
जो तारीक सहराई मैदान में चमकती हुई खंभों की तरह फैली हुई थी। मुमासलतें मौजूद हैं, उसने कहा। बिल्कुल दुरुस्त, हद से ज़्यादा मुमासलतें हैं। एक बहुत बड़ा फ़र्क भी है। कहानी में लड़के को जिंदा दफन कर दिया गया था, मगर डैनी जिंदा नहीं है। पता सिर्फ ये चलाना है कि इसकी मौत कैसे हुई। लेकिन कहानी के बुनियादी प्लॉट और हमारी सूरत हाल के दरमियान यही एक फ़र्क है, और कहानी के उन्वान में जिंदा का लफ्ज़ है, और कहानी के लड़के की उम्र डैनी की उम्र के बराबर है। ये सब बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। बिलाखिर एलियट ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो फिर तुम इसकी वजाहत किस अंदाज में करोगे? मैं नहीं जानता, मेरा भी यही हाल है। दाएं तरफ एक छोटा सा रेस्टोरेंट आया। एलियट ने इसकी पार्किंग में गाड़ी दाखिल की और इसे रेस्टोरेंट के अकब में ले जाकर सबसे दूर के गोशे में खड़ा कर दिया, ताकि सड़क से गुजरने वाली किसी गाड़ी या कोई भी गाड़ी इसे देख ना सके। भूख लगी है? उसने दरियाफ्त किया। बहुत ज़्यादा। अंदर जाने से पहले इन सवालों का जायज़ा ले लेते हैं जो वो तुमसे पूछने वाले थे। अंदर बैठकर ही देखते हैं, एलियट ने कहा। वहाँ रोशनी बेहतर होगी, अंदर कोई ख़ास रश नज़र नहीं आ रहा। हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं। मैगज़ीन भी साथ लिया, मैं इस कहानी पर निगाह डालना चाहता हूँ। गाड़ी से बाहर निकलते हुए इसकी तवज्जो बगल में खड़े छोटे से मोटर होम की तरफ मबजूल हो गई। इसने मोटर होम की खिड़की से इसके अंदर फैली हुई तारीकी में झांका। एक अजब सी बेचैनी से सताने लगी कि कोई गाड़ी के अंदर छुपा इसे देख रहा है। वहाँ मत करो, इसने खुद को हदायत दी। यानी इस तरह की हरकतें या वहम ना करो, उसने खुद को हदायत दी। मुड़ते हुए इसकी नज़र होटल के अकब में खड़ी गहरी परछाइयों में घिरे कूड़ेदान पर पड़ी। एक बार फिर इसे एहसास हुआ इसे आद दबोचा कि कोई इन परछाइयों में छुपा इसे देख रहा है। इसने टीना से कहा था कि केनी बुक के बड़े हर जगह इनकी निगरानी नहीं कर सकते। ये बात याद रखना ज़रूरी था। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि इनका मुकाबला बहुत बड़े ताकतवर, किसी कानून के पाबंदी ना करने वाले एक ख़तरनाक अदारे से है, जो डैनी को पेश आने वाले हादसे की हकीकत छुपाए रखने पर तुला हुआ है। मगर हर अदारे में काम करने वाले आम इंसान ही होते हैं, कोई देवता नहीं कि हर जगह नज़र रख सके। इसके बावजूद टीना के साथ रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए ये एहसास से बार बार तंग कर रहा था कि कोई इन्हें देख रहा है। शायद कोई इंसान नहीं, शायद कोई और, कोई अजीब सा वजूद, कोई चीज़ जो इंसान से बढ़कर भी है और कमतर भी। बहुत ही अजीब व गरीब ख्याल था। एलियट को ऐसे ख्यालों की आदत नहीं थी, इसलिए वो परेशान हो रहा था। वो दाखिली दरवाजे के नज़दीक पहुंचे तो टीना रुक गई। इसने पलट कर कार की तरफ निगाह डाली। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। क्या बात है? एलियट ने पूछा। कुछ कह नहीं सकती। कुछ देखा? नहीं। दोनों परछाइयों का जायज़ा लेने लगे। बिलाखिर टीना ने कहा, क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रही है? क्या? मुझे कुछ सनसनाहट सी महसूस हो रही है। एलियट खामोश रहा। तुम्हें भी महसूस हो रही है ना? टीना ने दरियाफ्त किया। हाँ, जैसे हम तन्हा नहीं हैं। बहुत अजीब सी बात है, एलियट ने कहा, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। टीना ने झुरझुरी सी ली, लेकिन कोई नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में कोई नहीं है। दोनों अंधेरे को खोजती निगाहों से देखते रहे। इसमें किसी मुतहरिक वजूद को तलाश करने की कोशिश करते रहे।